हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के काफ़ी डिमांड पर हम आज शुरू करने वाले हैं एसके झा सर द्वारा यह लिखा गया बुक, रेलवे ग्रुप डी के लिए यह स्पेशल बुक है, वॉल्यूम 3। इसमें से आज हम सेट 1 प्रैक्टिस कराने वाले हैं, वो भी मैथ का। दोस्तों, इसमें बहुत ही यूनिक ट्रिक के द्वारा आपको क्वेश्चन सिखलाया जाएगा और आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ये मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर टैप कीजिएगा, सीधा टेलीग्राम पर जा कर के वहाँ ज्वाइन हो जाइए और हमें कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ लिख करके आप मैसेज कीजिएगा, हम वहाँ पे डाल देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुँचते रहेगा और हमें भी मज़ा आएगा वीडियो को बनाने में। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर √2 + 1 इसका होल पावर 1/3, तो पूछा जा रहा है कि x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि किसी संख्या के पावर 1/3 हो तो उसका मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। तो आप जानते होंगे कि बराबर के इस पार स्क्वायर में रहता है, उस पार जाता है तो रूट चढ़ जाता है, इधर रूट में रहता है उधर जाता है तो स्क्वायर, यानी रूट हटाते हैं तो बराबर के उस पार स्क्वायर में होता है। जब क्यूब हटाते हैं तो घनमूल हो जाता है, और जब घनमूल हटाएंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो सोचिए, यहाँ से अगर हम घनमूल हटाते हैं, यानी घनमूल हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी x³ बराबर √2 + 1, यानी x³ का वैल्यू इतना आ जाएगा। या फिर आप दोनों तरफ क्यूब करके भी, यानी घन करके भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि x³ का वैल्यू यहाँ पे इतना दिया गया है। जहाँ जहाँ x³ है इसका वैल्यू पुट करते हैं, √2 + 1 - 1/√2 + 1। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। √2 + 1 माइनस ऊपर ले जाइए तो √2 - 1 हो जाएगा। नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर हमेशा क्या होता है कि दोनों के वर्गों का अंतर होता है, यानी √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट लड़ के मर गया। अब देखिए यहाँ पे √2 + 1 माइनस प्लस क्या होगा तो -√2 होगा, माइनस माइनस क्या होगा तो +1 होगा। नीचे में दोस्तों देखिएगा कि 2 में से 1 घटेगा तो 1/1 न भी लिखेंगे चलेगा। यहाँ पे देखिए कि माइनस में एक √2 है और एक प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 का 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 आपको प्लस में दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है मैथ का कि समीकरण 1 + n² × x² + 2nCx + c² - a² बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि यदि मूल समान हो तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। यदि मूल समान हो तो सूत्र क्या लगता है, b² - 4ac बराबर 0। और आप जानते होंगे कि ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, a का वैल्यू क्या है तो इतना है, a का वैल्यू कितना है, इतना है, क्योंकि x² तो अपने जगह पर है। b का वैल्यू क्या है, 2nc, यानी b का वैल्यू क्या है, 2nc है। और c का वैल्यू कितना है,
तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे, तो b का स्क्वायर यानी b का वैल्यू कितना है 2nc, तो यहाँ पे रखेंगे 2nc इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो a का वैल्यू कितना है तो 1 प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर इंटू यहाँ पे देखिए c का वैल्यू क्या है तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिएगा कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4n स्क्वायर सी स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू इससे दोनों में गुना करेंगे, एक से दोनों में गुना करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, प्लस एन स्क्वायर से दोनों में गुना करेंगे तो प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 4 यदि हम कॉमन ले लेते हैं और बराबर में क्या होगा तो 0 होगा, बराबर में 0 करना है। अगर 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो यह बच जाएगा आपका एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 4 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है तो 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि यह कटेगा, एक माइनस में एन स्क्वायर सी स्क्वायर है और एक प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि माइनस सी स्क्वायर इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, और 0 में जोड़ेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा यानी सी स्क्वायर। और इधर में हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों में ये सब तो कट गया, एक स्टेप हम उड़ा देते हैं। यहाँ देखिएगा कि अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां नंबर कि 1 प्लस सेक थीटा यानी सेक 20 डिग्री प्लस कॉट 70 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉसेक 20 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि आप जानते होंगे कि 1 प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा यानी कॉस 20 प्लस, यहाँ पे देखिएगा इसको हम 90 माइनस थीटा पर तोड़ते हैं, तो आप जानते होंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टेन 20 डिग्री, टेन 20 डिग्री, तो टेन 20 डिग्री होगा, यहीं पे लिखते हैं टेन 20 डिग्री हो जाएगा, टेन 20 डिग्री। और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा यानी साइन 20 डिग्री बटा में कॉस 20 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि 1 माइनस कॉसेक 20 डिग्री, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन कितना 20 डिग्री का मान हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखिएगा कि टेन थीटा इसको चेंज करेंगे तो टेन कॉट में बदलेगा यानी टेन 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, तो यह कॉट 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यह जो होगा कॉट 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो इसका होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस 20 डिग्री अब बटा साइन 20 डिग्री, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, एक में गुना करेंगे तो कॉस 20 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 20 डिग्री, ये हो गया आपका। इंटू है यानी गुना का चिन्ह है। यहाँ पे देखिएगा कि साइन थीटा कॉमन होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा तो साइन 20 डिग्री ये हो जाएगा आपका साइन 20 डिग्री माइनस 1 प्लस कॉस 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए
कि अगर हम इसको a मान लेते हैं, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए a प्लस b इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री ए का वैल्यू हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बटा में ये दोनों को गुना करेंगे तो cos 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही ना होता है, तो ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री अब प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा यानी 2 इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, अब माइनस में 1 बटा में कितना हो गया cos 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा कि आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, यानी इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस 1 बटा में कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक प्लस में 1 है, एक माइनस में 1 है, दोनों कैंसिल हो गया, दोनों तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कितना बार में, 2 बार में, यानी इसका 2 आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि पर किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की आधार की ओर 20 मीटर जाते समय किसी बिंदु बी पर उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। मीनार के ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यह एक मीनार है और इस प्रकार देखिएगा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण मतलब क्या होता है, ऊपर के तरफ, या नीचे से कोण बनेगा ऊपर के तरफ, अवनमन मतलब होता है नीचे के तरफ, ठीक है। तो देखिए उन्नयन कोण यानी ऊपर के तरफ, ये मीनार की चोटी है यहाँ पे, यानी यहाँ से जो कोण बनता है यह कोण 30 डिग्री का है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि यह कोण जो है 30 डिग्री का है, लेकिन मीनार के तरफ 20 मीटर जाता है, यानी यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक के 20 मीटर जब दूरी तय कर लेता है तो यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनता है वह 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा है कि हाइट बराबर यानी एच बराबर क्या होगा, यानी मीनार की ऊंचाई पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बहुत बेहतरीन ट्रिक है इसका कि डी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर होता है, यानी जितना डिस्टेंस यह आगे पीछे हुआ है तो डिस्टेंस बराबर होता है h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, यही होता है। अब यहाँ पे समझिए कि इसको हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग, d बराबर कितना है, डिस्टेंस 20 मीटर है तो 20 लिखेंगे बराबर h इंटू कॉट थीटा 1, देखिएगा कॉट थीटा 1, ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 2 होगा, तो कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 20 बराबर h इंटू कॉट 30 का मान होता है √3 माइनस कॉट 60 का मान होता है 1/√3। 20 बराबर h इंटू ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 बचेगा, अब माइनस में 1, अब बटा में √3। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि हो गया 20 बराबर h गुने 3 में से 1 घटेगा 2,
बटा में √3। 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, √3 उधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, यानी h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी हाइट कितना, तो 10√3 मीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक समद्विभुज त्रिभुज में, समद्विभुज त्रिभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं आप, यदि शीर्ष कोण आधार कोण के योग से दोगुना है तो त्रिभुज के आधे शीर्ष कोण का माप क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि समद्विभुज त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, ABC हम लोग यहाँ पे नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा आपस में बराबर होता है और दो कोण भी बराबर होता है। तो देखिएगा कि यह दोनों भुजा आपस में बराबर होगा तो दो कोण भी आपस में बराबर होगा। जबकि यहाँ पे बोला गया है कि एक समद्विभुज त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण आधार कोण के योग से दोगुना है। आधार कोण कितना, तो देखिए आधार पर बना कोण ये वाला x होगा तो ये भी x होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा कि नहीं, 2x। तो बोला गया कि दोनों के योग, तो दोनों का योग 2x है, दोनों के योग से दोगुना है। दोनों के योग से दोगुना कौन है, ये जो शीर्ष पर बना कोण है यह कोण दोगुना है। तो सोचिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से हम ये दोनों कोण को जोड़ करके घटा देते हैं, यानी 2x को घटा देते हैं तो ये वाला कोण हो जाएगा, है ना। और इसके बारे में बोला गया, इसके बारे में, इस कोण के बारे में कि ये दोनों के योग से ये दोगुना है, तो 2 गुना ई है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, दोनों बात हो जाएगा बराबर, बराबर हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा 2 दूनी 4x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2x, माइनस में उधर 2x है, इधर आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, यानी 4 दूनी 6x हो जाएगा, 6x बराबर 180। 6 से काटेंगे 6 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया, x का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। हम लोगों से पूछा है क्या कि ये वाला कोण का आधा कितना होगा, ये वाला कोण का आधा कितना होगा। तो सबसे पहले एक कोण निकाल लेते हैं, है ना। तो 180 में से x का वैल्यू कितना है, तो 30 है, तो 30 दूनी 60, यानी 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, 120 डिग्री आ गया। अब देखिएगा 120 डिग्री आ गया और हम लोगों से पूछा है कि ये इसका आधा कितना होगा। तो आधा करने के लिए 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से काटिएगा, 60 दूनी 120 यानी 60 डिग्री। आंसर क्या हो गया, तो 60 डिग्री। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है इस बुक के आधार पर। तो देखिए यहाँ पे कि यह आपका एक क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफिकेशन से है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट का काम करते हैं, और वो भी कौन से ब्रैकेट का, तो ये वेनिकुलम जिसको बार बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इसका काम करेंगे और हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे। तो यहाँ देखिए इसका काम करेंगे तो भिन्न के घटाव करते हैं, तो 7 एकम 7 और 6 एकम 6, 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 7 छक 42 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 1/2, सबसे पहले इसका काम कीजिए, इतना का। अब यहाँ पे देखिए कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 एलसीएम होगा, 21 दूनी 42, 21 एकम 21 प्लस 1 यानी 22/42, 22/42 हो गया। 11 दूनी 22, 21 दूनी 42, 11/21, 11/21। अब हम लोग इसमें आ गए, यानी मझोला ब्रैकेट में आ गए। तो 2 दूनी 4, 1 5/2 होगा, 5/2 होगा, माइनस में 11/21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 42 आपका एलसीएम हो जाएगा, 2 से 21 दूनी 42, 21 पचे 105 माइनस 21 दूनी 42, 11 दूनी 22। इसको घटाइएगा तो 3 में से 5 में से 2 घटेगा तो 3, ये बजाएगा 8, 83/42, 83/42 हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि अब हम लोग बाहर आते हैं तो इसमें आते हैं ये वाला भाग में, तो 3/4 प्लस 83/42। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 4 से इसको काटिएगा 21 बार में, 21 तिहाई 63 प्लस
42 से 42 दूनी 84, तो 2 से 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 166। अब यहाँ पे देखिए कि 6 3 9, 6 6 12 के 2, 1 1 2, 229/84। यहाँ से आ गया 229/84। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ आते हैं तो 5 माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 229/84। अब बटा में 1 भिन्न के घटाव करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। 84 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20 के 0, 8 पचे 40 2 42, 420 माइनस 229। 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ पे 1 बच गया, 11 में से 2 घटेगा 9, 3 बच गया, 3 में से 2 घटाइएगा 1, 191/84, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट के कितने पदों को लिया जाए कि योगफल, यानी योगफल आना चाहिए 3280 आना चाहिए, 3280 हो जाए। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि यह कौन से श्रेणी में है, तो यह गुणोत्तर श्रेणी में है। और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आप जानते होंगे कि AR स्क्वायर AR³ इस प्रकार होता है, और लास्ट में होता है AR के पावर n, यही ना होता है, और इसी रूप में यह है। अब यहाँ पे देखिए कि A क्या है और R क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे A बराबर हम 1 लिख लेते हैं। A बराबर क्या, तो 1, A बराबर क्या है, तो 1 है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब A बराबर 1 है तो 1 गुने जो इसमें है वह R होगा, 1 गुने 3 तो 3 हो जाएगा R, A हो जाएगा 1। यहाँ देखिए A तो 1 है और R कितना है, तो 3, 3 के स्क्वायर, 1 गुने 3 के स्क्वायर। इस प्रकार ही यह क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि यदि R 1 से बड़ा हो, यदि R का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो SN बराबर होता है, यानी योग बराबर A इंटू R के पावर n माइनस 1 बटा में R माइनस 1 होता है। ठीक है, यदि R 1 से छोटा हो, यदि R 1 से छोटा हो तब क्या होता है, SN बराबर A इंटू 1 माइनस R के पावर n बटा में 1 माइनस R होता है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि SN बराबर, यहाँ तो R का वैल्यू जो है 1 से बड़ा है, R का वैल्यू 1 से बड़ा है। देखिए यहाँ पे R बराबर क्या है, तो 3 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो कौन से सूत्र पे जाएगा, इस सूत्र पे जाएगा, योग बराबर योग करेंगे, है ना। तो SN बराबर यानी A का वैल्यू कितना, तो 1, इस फार्मूला पे जाएगा। 1 इंटू R कितना है, तो 3 है, 3 के पावर n माइनस 1 बटा में R का वैल्यू 3, 3 माइनस 1 बराबर 3280। यहाँ पे देखिएगा कि 3 के पावर n माइनस 1 बराबर 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 बचेगा, और 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो 0, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6, 65 61, 3 के पावर n माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 65 61 हो जाएगा, 6561। 3 के पावर n बराबर हो जाएगा 6561 को तोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा 3 के पावर 8, 3 के पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, आप जानते होंगे कि बराबर के इस पार और उस पार बेस बराबर हो तो बेस से बेस कट जाता है, और पावर बराबर होता है तो पावर से पावर कट जाता है, तो बेस से बेस कैंसिल हो गया, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यानी लगातार 8 पदों तक का योग 3280 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर।
13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का रेंज यानी परिसर, बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करें। तो देखिएगा रेंज निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इसको बढ़ते क्रम में सबसे पहले एडजस्ट कर देते हैं, इसके बाद सब कुछ निकाल लेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा लिखा जाता है। तो सबसे छोटा देखिए तो 12 है, इसके बाद 13 है, तो 13 है 1 2 3 बार, है ना। इसके बाद 14 है, इसके बाद 15 है, इसका 16 है, इसका बाद 18 है, इसका बाद 21 है। 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9 संख्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोगों से पूछा है रेंज यानी परिसर, रेंज निकालने के लिए। तो देखिएगा कि रेंज निकालने के लिए दिया गया है, तो रेंज बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ा मान तो 21 होगा, सबसे बड़ा मान 21 और माइनस सबसे छोटा मान 12। 21 में से 12 घटाइएगा तो 9। रेंज आ गया कितना, तो 9 आ गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 ही में 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी निकाल लीजिए। देखिए बहुलक निकालना है। तो बहुलक मतलब देहाती भाषा में याद रखिएगा, जो बहुत बार आया वही बहुलक होता है। जो बहुत बार यानी ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। तो देखिए ज़्यादा बार कौन आया है, तो 3 आया है, 13 3 बार आया है, और इससे ज़्यादा बार कोई आया ही नहीं है। तो बहुलक कौन हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बहुलक कौन हो गया, तो 13 हो गया। इसका बाद माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका जो होता है वह बीच का मान होता है, यानी बिल्कुल सेंटर का मान होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 9 संख्या दिया गया है, तो 4 गो इधर से हटा दीजिए और 4 गो इधर से हटा दीजिए, बीच में कौन बच गया, 14, यानी माध्यिका जो हो जाएगा, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया, 9 13 14। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जब रुक के जाती है ना, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जाती है। जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर, यानी समय को अगर नहीं जोड़ा जाता रुकने का, तो उसका चाल होता है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी, यानी कितने औसत चाल से क्या होता है, कितने औसत समय से रेलगाड़ी रुकती है प्रति घंटा के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का तरीका है, यानी समय बराबर जब भी निकालना हो तो देखिए चालों का अंतर अब बटा में होता है बिना रुके हुए चाल, बिना रुके हुए चाल, और प्रति घंटा बोला गया है। तो प्रति घंटा को यहाँ पे देखिए कि 1 घंटा से गुना कर देंगे, गुना 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि चालों का अंतर कितना होगा, तो 28 था 42 हो गया, तो 42 और 28 के बीच में अंतर निकालेंगे। अब बटा में बिना रुके हुए चाल क्या है, तो 42 है, और गुने 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, क्योंकि मिनट में हम लोग को आंसर दिया हुआ है ऑप्शन, तो 60 मिनट। देखिएगा 42 में से 28 घटाएगा तो 14 बचेगा, अब बटा में 42 गुने 60, 14 से 14 तिया 42, 3 से काटेंगे इसको, 20 तिया 60, यानी 20 मिनट। औसतन 20 मिनट प्रति घंटा के समय से क्या किया है कि स्टेशन पर रुकते हुए गई है ट्रेन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर। बोला जा रहा है कि किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। देखिएगा यहाँ पे एक प्लॉट है,
और प्लॉट की लंबाई जो है वह चौड़ाई की 4 गुनी है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई इसका क्या होगा, 4x होगा, यानी इसका ही 4 गुना है। दोस्तों यहाँ पे समझिए, एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए। देखिएगा यहाँ पे कि प्लॉट का जितना भाग है, माना कि प्लॉट का A भाग है, टोटल एरिया जो है A भाग है ना। तो टोटल एरिया प्लॉट का A है, इसका 1/3 भाग घेरे हुए है, जबकि कितना भाग में खेल का मैदान है, तो कितना क्षेत्र में है, तो 1200 क्षेत्र में है, यानी 1200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में है, जबकि इस प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए है। इसका मतलब दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया। तो प्लॉट का एरिया हम निकालते हैं तो 3 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, यानी 12×3 3600 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। यहाँ पे क्या है, मीटर, हाँ मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। अब हम लोगों से पूछा है कि प्लॉट की लंबाई क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि प्लॉट की लंबाई हम लोगों से पूछा है, तो आप जानते होंगे कि यह आयताकार प्लॉट है, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। तो आयताकार प्लॉट है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x गुने 4x बराबर इसका क्षेत्रफल यही तो है, ये जो दिया गया है यह इसी का ना क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कितना, 3600 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 से काटेंगे, 4 नंबर 36 यानी 900 वर्ग मीटर। x में 1 से गुना करेंगे, x स्क्वायर बराबर 900 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटाइएगा रूट चढ़ेगा, यानी x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 900 मीटर स्क्वायर। x बराबर 900 का वर्गमूल कीजिएगा तो 30 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 30 मीटर। 30 मीटर आ गया। जबकि हम लोगों से पूछा है क्या कि लंबाई इसका, तो लंबाई तो 4x है, लंबाई 4x है, तो 4 गुने x का मान कितना, तो 30 मीटर, यानी 4×3 12 120 मीटर। यानी इस मैदान का, यानी खेल के मैदान का, प्लॉट का ना, हाँ तो प्लॉट का लंबाई कितना है, तो 120 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दुगने कर दिए जाएं तो इसका आयतन हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु है, यानी इस प्रकार का एक शंकु है, और बोला गया क्या, इसका आधार का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दोगुना कर दिया जाए। तो पहले 1 रहा होगा तो अब 2 हो जाएगा, यानी दोनों दोगुना कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए कि r पहले क्या था, पहले त्रिज्या 1 था, अब हो गया कितना, 2 गुना, 2 हो गया। और त्रिज्या या फिर हाइट क्या होता है, तो या तो मीटर से होता है या फिर सेंटीमीटर से उसको हम सूचित करते हैं, तो मीटर या सेंटीमीटर में होगा। जबकि आयतन हम लोगों से पूछा है, तो आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होता है, यानी वर्ग से घन सेंटीमीटर या घन मीटर में होता है। जबकि यहाँ पे देखिएगा कि त्रिज्या जो होता है या फिर हाइट जो होता है या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि मीटर से आप मीटर क्यूब में जाइएगा तो इसको भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा। और यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब कीजिएगा, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कितना गुना बढ़ गया, इसका आयतन कितना गुना बढ़ गया, तो अभी भी 1 है और आ गया 8, यानी 8 गुना बढ़ गया। कितना गुना, तो 8 गुना बढ़ गया इसका आयतन, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर। एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। किलोमीटर प्रति घंटा में पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक ही बिंदु से 2 ट्रेन चलती है,
लेकिन 2 घंटे के समय अंतराल पर चलती है। यानी पहला ट्रेन जो है वह 2 घंटा पहले चली है, जबकि दूसरा ट्रेन उसके 2 घंटा बाद चली है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि पहले ट्रेन की चाल मालूम नहीं है, जबकि दूसरे ट्रेन की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और देखिए कि 5 घंटा चलने के बाद दोनों का दूरी समान हो जाता है, यानी दोनों जो है एक ही सीध में होता है, यानी एक ही दूरी में होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि दूरी बराबर दूरी कर देते हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर आप जानते होंगे कि चाल गुने समय होता है। तो चाल यहाँ पे देखिए कि x है और पहला ट्रेन 2 घंटा पहले चला है और 5 घंटा बाद का बात कर रहा है। इसका मतलब 7 घंटा चला है, यानी पहला ट्रेन 7 घंटा चली है। तो 7 गुने x, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 7x हो जाएगा। और ये जो होगा ये 5 घंटा ही चली है ना। तो 7 पचे 35, यानी 350। आ रहा है समझ में? दोनों दूरी आपस में बराबर हो गया। इसको काटिएगा तो 7 पचे 35, यानी 50। x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहली रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 49। अगला क्वेश्चन है कि अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 2 साल में कितना लाभ होगा? दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 100% बराबर क्या होता है? मूलधन होता है। 100% बराबर क्या होता है? मूलधन। तो 100% बराबर दिया हुआ है 3000 रुपये। 3000 रुपये। दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 1% बराबर 30। अब यहाँ पे आप जानते होंगे कि साधारण ब्याज यानी टोटल ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुने समय। तो दर गुने समय होता है, तो पहला जो है 2 वर्ष के लिए है और इसका दर क्या है? तो 6% वार्षिक है। तो 6 दूनी 12% हो गया, यानी 12% हो गया कुल ब्याज। जबकि अपने दोस्त को देता है 2 साल के लिए ही 9% पर, 9% रेट पर देता है। तो 9 दूनी 18% इसको कुल ब्याज मिलेगा। अब सोचिए कि जिससे लिया है उसको तो 12% वापस करेगा ब्याज के सहित रुपया, है ना। तो ये दोनों के बीच में कितना फायदा हुआ? जो अंतर होगा वही ना फायदा होगा इसको। तो यहाँ पे देखिए कि 12 6 18, यानी 6% का अंतर है ना। तो इतना ही फायदा हुआ है 6% के बराबर। 1% बराबर 30, तो 6% बराबर हो जाएगा 6 गुने 30, यानी 180 रुपये। 180 रुपया इसको क्या हुआ? तो फायदा हुआ, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि एक बल्लेबाज की 16 पारियों का एक निश्चित औसत है। 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 17वीं पारियों का औसत क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 16 पारी तक खेलता है और औसत रन कुछ बनाता है, तो मालूम नहीं है, तो माना कि x। तो आप जानते होंगे कि टोटल बराबर क्या होता है? यानी टोटल रन बराबर होता है औसत गुने पारियों की संख्या। तो 16 पारी में यह निश्चित एक औसत के दर से खेलता है, तो माना कि औसत x में 16 से गुना करेंगे तो 16x, यानी 16 ओवर में यानी 16 इनिंग में वह कितना रन बनाया है वो निकल गया टोटल। यानी 16 इनिंग में कितना रन बनाया? तो 16x रन बनाया। जैसे ही यह 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, 17वीं पारी में कितना बनाता है? तो 85 रन बनाता है। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 17 पारी के कुल रनों का योग हो गया यह, जिसके कारण क्या होता है कि औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत x था, अब 3 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब x + 3 हो जाएगा। कितना पारी का? तो 17 पारी का। ये भी 17 पारी का योग है, और औसत में हम 17 से गुना कर देंगे तो ये भी 17 पारी का कुल योग है। दोनों बात यहाँ से क्या हो गया? तो इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 16x + 85 बराबर 17 से गुना करेंगे तो 17x + 17 × 51। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 16x उधर जाकर के घट जाएगा और 51 इधर आकर के घट जाएगा। तो 17x में से 16x घटाएंगे तो x बराबर, इसको घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। 34 आ गया। तो यह कब का निकला? 16 पारी
तक के रनों का औसत निकला, जबकि हम लोगों से पूछा है 17वीं पारी में औसत क्या होगा। तो देखिएगा कि 17वीं पारी में औसत बराबर हो जाएगा x + 3, क्योंकि 17वीं पारी का है x + 3, तो x का वैल्यू 34 + 3 यानी 37 रन। 37 रन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 59। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी है मतलब क्या, वर्तमान में है, यानी फादर है और सन है, यानी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। चलिए ये हो गया। 28 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी पिता का उम्र जो है ना 28 वर्ष बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। प्लस मतलब क्या, बाद में, है ना। तो 28 वर्ष बाद क्या हो जाता है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 2 गुना हो जाता है ना। तो 2 गुना यहाँ पे देखिएगा, पुत्र का 1 हो गया तो इसका 2 लिख देंगे। बोला जा रहा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि क्या यह दोनों आपस में, ये दोनों का अंतर बराबर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। 1 में 1 का अंतर 1 होता है और 4 में 2 का अंतर 2 हो जाएगा, तो बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए ऊपर दोनों का अंतर देखेंगे तो 3 का अंतर है और नीचे में 1 का अंतर। नीचे से दोनों ऊपर में गुना और ऊपर के दोनों अंतर से, यानी दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे, तो 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 से 2 में गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों के बीच में देखिए अंतर बराबर आ गया कि नहीं। अंतर अनुपात में 2 का है, जबकि है 28 वर्ष का। इसको काटेंगे 14 दूनी 28, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 14। हम लोगों से पूछा गया है कि पुत्र के वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर वाला जो अनुपात है यह वर्तमान उम्र का अनुपात है ना। अब इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। तो 1 का वैल्यू कितना है, 14 है, यानी 14 वर्ष। पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है, तो 14 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ते हुए 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि दूरी बराबर, आप जानते होंगे कि दूरी बराबर चाल गुने समय, है ना। चाल भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 घंटा लगता है, यानी 48 गुने 10 यानी 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर दूरी तय किया। अब बोला जा रहा है क्या कि 8 घंटे में उस दूरी को पूरा करना है तो उसका चाल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 480 और समय कितना, तो 8 घंटा में ही तय करना है। तो 8 से इसको काट दीजिए, 8 6 48 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जाएगा, तब 8 घंटे में उस दूरी को कंप्लीट कर पाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर। बोला गया है कि 1,60,000 रुपये की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाए। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक रेट है, जबकि अर्धवार्षिक हम लोग को गणना करना है ना। तो आप जानते होंगे कि प्रति वर्ष 2 अर्धवार्षिक होता है, तो इसलिए हम इसमें 2 से भाग दे देंगे तो प्रति अर्धवार्षिक रेट निकल जाएगा। तो प्रति अर्धवार्षिक 5% निकलेगा, तो 5% प्रति अर्धवार्षिक निकलेगा, जबकि 5% बराबर होता है 1/20। 5% बराबर कितना होता है, तो 1/20 होता है, यानी 20 का 5% निकालेंगे ना तो 1 आएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि प्रति 20 रुपया में 1 रुपया इसका ब्याज हुआ, है ना। तो मूलधन में आप ब्याज जोड़ दीजिएगा तो यह मिश्र धन कहलाता है, यानी मिश्र धन हो जाएगा 21 रुपया और मूलधन हो जाएगा 20 रुपया। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 2 वर्ष का जिक्र किया गया है और अर्धवार्षिक गणना करना है ना। तो आप जानते होंगे कि 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है, तो 2 वर्ष में कितना होगा, तो 4 अर्धवार्षिक होगा, है ना। तो जितना वर्ष का बात बोलेगा उतना पावर चढ़ा देंगे। तो 21/20 के पावर 4 यानी P/Q के पावर M का मतलब P के पावर भी M और Q के पावर भी M होता है, यानी 21 के पावर भी 4 और 20 के पावर भी 4। अब यहाँ पे देखिएगा कि 21 को आप 4 बार गुना कीजिएगा तो इसका आएगा 1,94,000,
94,481, जबकि 20 के पावर 4 कीजिएगा यानी 20 को 4 बार गुना कीजिएगा तो यह आएगा 1,60,000, 1,60,000 आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जो नीचे में मान होता है यह मूल मान होता है, तो मूल मान यानी मूलधन, तो 1,60,000 इसको यूनिट मान लीजिए, 1,60,000 यूनिट है, जबकि रुपया में कितना है तो 1,60,000 ही है, 1,60,000 है। इसको काटेंगे तो 1 रुपया यानी 1 यूनिट बराबर 1 रुपया हो गया, 1 रुपया। अब यहाँ पे आप जानते होंगे कि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन घटे मूलधन, मिश्र धन घटे मूलधन। अब देखिए मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, यानी 1,94,481 में से 1,60,000 घटाइएगा तो यह आ जाएगा आपका 34,481, 34,481 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर ये 34,481 यूनिट होगा, तो 1 यूनिट बराबर 1 रुपया, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इतना ही रुपया हो जाएगा, यानी 34,481 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाता अपने मत का प्रयोग किया तथा इसमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो देखिएगा यहाँ पे कि मतदाता सूची में तो 100% रहा होगा, जिसमें से 75% ही वोट गिराया। 75% क्या किया कि वोट देने गया, अब 25% नहीं देने गया, 25% वोट नहीं दिया। अब देखिएगा कि 75% में से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 75% में से 2% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी गलत तरीके से गिराया गया है। इसका मतलब इतना का 98% सही तरीके से गिराया गया होगा, यानी इतना गुने 98/100। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, तो यह वैध मत है, यानी अवैध काट करके इसमें ये वैध मत है, सही तरीके से गिराया गया है। और इतना का 75% जो है 75%, यानी इतना का वैध मतों के 75% 9261 के बराबर है, 9261 के यह बराबर है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 1 कटेगा आपका 49 बार में। 3 तिहाई 9 और 9 से सीधा काट देते हैं इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 9 81। 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 7 7 49। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बार में। 4 दूनी 8, 8 से इसको भाग दीजिए तो 1% बराबर हो जाएगा, गुना कीजिएगा इधर तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 168। हम लोगों से पूछा है कि मतदाता सूची में कितना वोटर था, ठीक है। तो देखिए 100% था, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 1% बराबर 168, तो 100% बराबर हो जाएगा 16,800, 16,800, यही इसका आंसर होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकती है। यदि ए अकेली काम करती है तो उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं, ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, यानी कहने का मतलब कि ए जो है उसका कार्य क्षमता अधिक है, दक्ष है, को अकेले सारा पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जिसका दिया हुआ पूछा जाता है उसी का दिया हुआ रहता है ऑप्शन में, जिसके बारे में पूछा जाता है वही तो ऑप्शन में रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 4/7 है ना, तो ये 7 से भाग दे करके देखना है ऑप्शन में, जो ऑप्शन आपका कट गया 7 से यानी हर से, वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कि 42 है जो कि 7 से कट रहा है, बाकी बात कोई आपका ऑप्शन नहीं कट रहा है,
तो वह आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि 42 होगा तो कैसे होगा और क्यों होगा। तो देखिए यहाँ पे कि 42 अगर हम एक का मान लेते हैं तो दूसरा का कितना होगा, तो दूसरा का हो जाएगा ये दोनों समय का गुणनफल, दोनों समय का गुणनफल। तो ई वाला समय और उसमें जो दिया हुआ है कि दोनों मिलकर के कितना, तो 35 दिन में करता है, ये दोनों का गुणनफल और बटा में दोनों का अंतर। तो अंतर दोनों का कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। यानी 42 में से 35 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7 से 7 छक 42, इसको गुना करेंगे 6 पचे 30 की 0, 6 18 और 3 21, यानी 210। तो 210 जो है वह अगला करेगा, 210 दिन में अगला करेगा, है ना। एक करेगा 42 दिन में और दूसरा करेगा 210 दिन में। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 210। तो 42 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और 210 से इसको भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। यानी इसका कार्य क्षमता 5 काम प्रतिदिन करने का है, जबकि इसका क्षमता है 1 काम प्रतिदिन करने का है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 210 में यानी टोटल काम में हम इसके क्षमता से भाग दे देते हैं जोड़ करके, तो 35 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि पहले ही बोला है कि दोनों मिलकर के 35 दिन में काम पूरा करती है ना। तो 5 1 6, 6 से इसमें भाग दीजिए तो 6 18 और 6 पचे 30। देखिए 35 आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर। इसे बोला जा रहा है कि इनलेट पाइप, इनलेट मतलब क्या, भरने वाली। इनलेट पाइप पी किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकती है। यानी पी नाम का कोई इनलेट पाइप है जो कि 7 घंटे में भर सकती है, जबकि आउटलेट यानी निकासी पाइप जो है निकालने वाली क्यू 6 घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर देती है। यहाँ पे देखिएगा कि क्यू जो है वह खाली करने वाली है, जो कि 6 घंटे में बिल्कुल खाली कर देती है सही तरीके से। अब यहाँ पे देखिए भरने वाला को हम लोग क्या करते हैं कि प्लस से डिनोट करते हैं और खाली करने वाला को माइनस। इससे पता चलेगा कि कौन भरने वाला कौन खाली करने वाला है। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 42, 7 छक 42, 6 सते 42। यहाँ पे बोला गया है कि पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है। सिर्फ पी को खोला जाता है 3 घंटे के लिए, तो 1 घंटा में 6 लीटर भरता है, तो 3 घंटा में 18 लीटर भर दिया होगा, 18 लीटर भर दिया गया होगा। इसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है, यानी पी के साथ साथ क्यू को भी अब खोल दिया जाता है 3 घंटा के बाद। बोला जा रहा है तो टैंक को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 18 लीटर टंकी भरा है। अगर पी का क्षमता क्यू से ज़्यादा होगा तो आगे भी भरना शुरू कर देगा। यदि पी का क्षमता क्यू के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा तो वहीं से निकलना शुरू हो जाएगा। 42 लीटर का तो टंकी था, लेकिन भराया है कितना, 18 लीटर ही भरा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर टंकी की क्षमता और बटा में ये दोनों के क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी का योग या अंतर। तो यहाँ पे देखिए कि 6 लीटर पी भरेगा, जबकि प्रति घंटा 7 लीटर क्यू खाली कर देगा। तो यहाँ पे देखिए कि 6 लीटर भरा रहा है और 7 लीटर खाली हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भरने से ज़्यादा तो खाली हो रहा है, यानी 1 लीटर प्रति घंटा के दर से खाली हो रहा है। तो 18 लीटर के टंकी है, यानी 18 लीटर टंकी में पानी है और प्रति घंटा 1 लीटर के हिसाब से खाली होगा, तो 18 घंटा में खाली हो जाएगा, यानी 18 घंटा में यह टंकी बिल्कुल खाली हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी को बॉल बेयरिंग के 2 बॉक्स मिलते हैं, दूसरे बॉक्स में पहले से 2 गुना बॉल बेयरिंग है। देखिएगा यहाँ पे कि ये दूसरा बॉक्स है और ये पहला बॉक्स है। बोला जा रहा है क्या कि दूसरे बॉक्स में पहले से 2 गुना बॉल बेयरिंग है, यानी पहला में अगर x बॉल बेयरिंग है तो दूसरा में इसका 2 गुना यानी 2x होगा। बोला जा रहा है यदि पहले बॉक्स में 1% खराब बॉल बेयरिंग है और दूसरे में 4.5%, तो कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहले बॉक्स में कितना बॉल बेयरिंग थी। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि खराब बराबर खराब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि पहला का 1% तो 1/100, पहला का 1% खराब है तो कुल इतना खराब है बॉल बेयरिंग। दूसरे में जो है वह खराब कितना है, तो दूसरे का 4.5% प्रतिशत मतलब बटा में 100,
दशमलव हटाइएगा तो एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतना खराब है, जबकि है 100, दोनों बात बराबर। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 पचे 10 यानी 50 बार में, 5 से काटेंगे तो 100 बार में, 5 नमा 45। यहाँ पे देखिए कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। जब एलसीएम सेम हो जाएगा यानी हर सेम है तो अंश जुड़ जाता है, तो ऊपर में x प्लस 9x, अब बटा में 100 है तो उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, यानी 100 गुने 100, तो 9 1 10x बराबर 100 गुने 100, है ना। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, x बराबर कितना आ गया, 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000। और पहला में ही पूछा था, पहला में कितना था, तो x बॉल बेरिंग था, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 1000। तो पहला वाला में 1000 और दूसरा में पूछता तो 2000 होता। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 86। 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। प्रातः 11 बजे एक साथ बजती है, तो आगे वह एक साथ कब बजेगी। तो एक साथ वाला जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इस सब का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60। 60 क्या, तो मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 11 बजे बजी थी तो फिर 12 बजे बजेगी, क्यों, क्योंकि 1 घंटा बाद यानी 60 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेगी, है ना, यानी 1 घंटा बाद फिर बजेगी। तो 11 प्लस 1 कितना, 12, 11 प्लस 1 यानी 12 बजे, 12 बजे बजेगी दोपहर में, इसलिए यहाँ पे 12 नून लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 89। किसी जार में 4:1 के अनुपात में 2 द्रव ए और बी का मिश्रण है। देखिएगा यहाँ पे कि ए और बी का मिश्रण है 4:1 के अनुपात में। यदि मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके जगह 10 लीटर द्रव बी डाल दिया जाए तो अनुपात बदलकर 2:3 हो जाती है। तो जार में द्रव ए का कितना लीटर था, यानी ए में कितना लीटर था, ये चीज़ निकालना है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि जितना डाला जाता है उतना ही अगर निकाला जाता है, या फिर जितना निकाला गया फिर उतना ही डाला गया, तो अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि बी में ही डाला गया है, जबकि मिश्रण को निकाला गया है, और बी में स्पेशल डाला गया है। तो दोस्तों बी में फर्क पड़ेगा, लेकिन ए में तो उतना ही होगा, है कि नहीं। तो ए में उतना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए जब मिश्रण में से निकाला जाए और फिर डाला जाए तो कोई अनुपात में चेंजिंग नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए कि ए में पहले 4 था, तो अभी भी 4, इसको बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, तो आप जानते होंगे कि अनुपात में एक ही चीज़ से गुना भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि डाला कितना गया है, तो यहाँ पे देखिए तो दोनों बराबर हो गया। तो देखिए बी में कितना डाला गया है, तो अनुपात में देखिए कि अनुपात में 5 डाला गया, यानी दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो 5 का। अनुपात में 5 डाला गया है, लेकिन डाला गया है कितना, तो 10, 5 दूनी 10। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब इसमें यानी इसमें कितना है मिश्रण, तो 6 4 10, अनुपात में 10 है, तो 1 बराबर 2, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, यानी 20 लीटर, 20 लीटर। अब यहाँ पे देखिए कि 20 लीटर जो है ये दोनों के योग के बराबर है। 20 लीटर जो है ये दोनों के योग के बराबर है, तो 4 1 5, अनुपात में 5 बराबर 20, है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 चौके 20, अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, तो 4 हो गया। अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो गया। और हम लोगों से पूछा है क्या कि शुरुआत में यानी पहले जो है वह ए में कितना था, तो 4 था, 1 का वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू कितना, तो 4 गुने 4 यानी 4 चौके 16 लीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 93। ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर के करता है
तो 45 दिन काम पूरा करने में लगता है। यदि केवल ए और बी कार्य करे तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते थे। कौन कौन करता है? तो ए और बी करता है तो इसको 54 दिन लगता है। यदि केवल बी और सी कार्य करे तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते हैं। बी और सी करता है काम तो दोनों को 90 दिन पूरा करने में लगता है। यदि बी ने अकेले कार्य किया हो तो उसे कार्य पूरा करने में कितना दिन का समय लगता था? तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले इस सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो होगा ना 270 होगा, 270 हो गया। अब इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, इससे 5 बार में कटेगा और इससे 3 बार में कटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि B प्लस C का वैल्यू है। B प्लस C का वैल्यू क्या है? 3। यानी B और C मिलकर के प्रतिदिन या प्रति घंटा 3 काम करेगा, जबकि A B C मिलकर के प्रति घंटा या प्रतिदिन 6 काम करता है। ठीक है। और दोनों के बीच का जो अंतर होगा, अगर हम देखें यहाँ पे कि A प्लस B प्लस C, यानी इसमें तीनों है शामिल, इसमें से हम क्या करते हैं कि B प्लस C का वैल्यू रख करके घटा देते हैं 3 को, तो A का वैल्यू निकलेगा। यानी 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 किसका निकल गया? तो A का 3 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए जब A का 3 निकल गया तो A का वैल्यू इसमें है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, और 5 में से 3 को घटा देंगे तो B का वैल्यू निकल जाएगा 2। B का वैल्यू कितना निकल जाएगा? तो 2 निकल जाएगा। ठीक है। तो B 2 काम प्रति दिन के अनुसार काम कर रहा है, तो B कितना दिन में करेगा? कौन सा काम? यही 270 काम। 2 काम प्रतिदिन करेगा तो इसको लगेगा कितना? तो 135 दिन, यानी 135 दिन का समय इसको लगेगा पूरा काम समाप्त करने में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। 96 नंबर क्वेश्चन है कि एक खिलौने को 1125 रुपये में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस जब भी निकालना हो और हानि हो रहा हो तो हानि लाभ किस पर निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य इसका क्या है? तो 1125 रुपया इसका क्रय मूल्य है। ठीक है। और क्रय मूल्य पर ही हानि होता है, तो हानि कितना होता है? 16%। तो 16% हानि हो जाएगा तो बेचेगा कितना? 84% पर, तो 84/100। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि काटते हैं। काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 से 25 चौके 100, 25 पचे 125। 4 से काटिएगा तो 21 बार में कट जाएगा। 21 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 10 4 14 के 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, यानी 945 रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो रात के 12 बजे के बाद बन रहा है, तो थोड़ा सा मदद करिए आप लोग। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।